in our daily life. पहला, pH in our digestive system. So जो स्टमक होगा इसके अंदर में होता है डाइल्यूट HCl, और इस डाइल्यूट HCl की वजह से आप ये कह सकते हो कि यहां एसिडिक सॉल्यूशन मौजूद है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर जो एसिड मौजूद है उसमें एक्सेसिव एसिड हो जाए, एक्सेसिव एसिड होने की वजह से पीएच जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सो HCl का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या एसिड बढ़ रहा है तो पीएच घट जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज होता है, और इस पीएच डिक्रीज होने की वजह से बनता है एसिडिटी। और एसिडिटी को खत्म करने के लिए फिर हमको क्या करना होगा कि जो एक्सेस एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ excessive acid, so neutralization of excessive acid with the help of एंटा एसिड। अब इन एंटा एसिड दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से हैं वो एंटा एसिड? एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है AlOH होल थ्राइस, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटा एसिड। एंड एक और है हमारे पास NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ एंटा एसिड। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। pH of blood is, या ये एक वेरीज फ्रॉम 7.3236 टू 7.42, सो 7 से ऊपर है, स्लाइटली बेसिक रीजन में होगा। लिखो pH of blood is maintained by soluble carbonates and bicarbonates soluble carbonates and bicarbonates present in blood. So carbonate is basically CO3 2 minus and bicarbonate is HCO3 minus. तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पीएच को मेंटेन करके रखते हैं 7.36 से 7.42, स्लाइटली बेसिक रीजन होता है ये। जबकि स्टोमक के अंदर में हम देखते हैं दैट डाइल्यूट एसिड है तो एसिडिक रीजन में वहां पे मौजूद होगा। ये बहुत आसानी से समझ आना चाहिए। एसिडिक है, आपने ऊपर से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जो कि एक बेस है, एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और जो एक्सेस एसिड है वो
खत्म हो जाएगी और वापस एसिड का जो अमाउंट है वो उतना ही हो जाएगा जितना अपने को चाहिए था। सो दीज आर द वीक बेसिस, ध्यान रखो। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटी एसिड होगा। हो गया। pH change leads to tooth decay। सो जो हमारा टीथ होगा, इसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको कहते हैं इनामेल। और इनामेल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 2। एक सेकेंड, PO4 3 माइनस Ca2PO3। अब ठीक है। सो कैल्शियम फॉस्फेट है ये। और ये होता है हार्ड। बट अगर pH लेस देन 5.5 हो जाए, अगर मुंह के अंदर में pH 5.5 से कम हो जाएगा तो एसिडिक रीजन में आप आ जाओगे। और एसिडिक रीजन में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सॉल्युबल होने लगता है, वाटर में कोरोड हो जाता है। pH लेस देन 5.5, कैल्शियम फॉस्फेट कोरोड और टूथ डिके होना शुरू होगा। अब ये pH 5.5 से कम क्यों होगा, सवाल ये है। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन या ब्रेक्स डाउन शुगर टू एसिड। शुगर को ब्रेक करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा और एसिड की वजह से pH हो जाएगा लेस देन 5.5 और उस केस में कैल्शियम फॉस्फेट कोरोड होना शुरू हो जाता है। और इनामेल कोरोड होगा तो उसके बाद फिर जो हम जो पानी है या बाकी चीजें हैं वो सीधे उसके अंदर रूट्स पे पहुंचने लगेंगी। टीथ के रूट्स इधर होंगे।
सो इसी वजह से कहते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा खाने से प्रॉब्लम नहीं है, अगर शुगर है ज़्यादा टाइम तक आपके माउथ में तो ये होगा। तो अगर आपने शुगर खाया है और आप उसको पूरा साफ कर दो मुंह को वापस से शुगर खाने के बाद, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि माउथ वॉश या रिंस करना माउथ को ज़रूरी है वहाँ पे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक जो एसिड बनता है उसमें से जो सबसे कॉमन है वो है लैक्टिक एसिड। ये एक कॉमन एसिड है जो फॉर्म होता है। सो आगे की कहानी आप लोग जानते हैं, अवॉइड शुगर एंड कीप माउथ क्लीन। पर शुगर नहीं खाएंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। पर लिखने के लिए लिख लो, अवॉइड ईटिंग शुगर। इसके बोलने से हम लोग खाना थोड़ी बंद कर देंगे। अवॉइड ईटिंग शुगर एंड कीप माउथ क्लीन। ये इंपॉर्टेंट है, आप शुगर खाओ लेकिन उसके बाद आप अगर माउथ क्लीन कर लोगे, अगर शुगर नहीं होगा तो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने का चांस भी नहीं होगा। तो अगर आप वो कर लेते हो शुगर खाने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। एक और पॉइंट देखिए, कई टूथपेस्ट जो होते हैं उनके अंदर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो बेसिक इंग्रेडिएंट करेंगे ये कि जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करके वापस से आपको न्यूट्रल मीडियम में माउथ को पहुंचा देंगे, जिससे माउथ के अंदर में एसिड का फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सो अमाउंट कम हो जाएगा और डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। तो लिख लेना, टूथपेस्ट हैव बेसिक ingredient and helps neutralizing acid। हो गया। तो हमने टूथ डिके भी समझ लिया, कब होता है टूथ डिके और उससे बचने का क्या तरीका है। पीएच रेंज का ध्यान रखिएगा बस। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ पीएच इन क्योरिंग स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। रोल ऑफ पीएच इन क्योरिंग स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जैसे कि अगर आप देखें बीज या फिर एंट्स, इनके जो स्टिंग होंगे, इनके जो स्टिंग होंगे उनमें होता है HCOOH, मिथेनोइक एसिड, या इसे ही फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब फॉर्मिक एसिड जैसे ही स्किन में पेनिट्रेट करता है, बहुत तेज जलन होती है और दर्द होता है और स्किन जो है वो सूज जाती है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। ये सब हम लोगों ने फेस कर ही लिया होगा, एंड्स ने तो काटा ही होगा आपको। तो आप ये करो, ये जो एसिड है जो कि स्टिंग से अंदर गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस ले लेंगे। अब बेस आप हार्ड बेस नहीं ले सकते, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते, तो हम लोग नॉर्मली अवेलेबल बेस की तरफ जाएंगे। तो एक सबसे कॉमन तरीका होता है कि जहां पे बी ने या एंट ने काटा है उसके ऊपर आप सोप लगा लो। तो सोप के अंदर में बेसिक मीडियम होता है NaOH। तो वो NaOH क्या करेगा, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना लेंगे और वहीं पे दर्द कम हो जाएगा।
सो लिखो rubbing the affected area with soap, sodium hydroxide, NaOH present in soap neutralizes acid injected. सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं यूज, थ्योरेटिकली यूज कर सकते हैं। NaOH ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ NaOH। जो वास्प होता है, वास्प उसके स्टिंग में होता है बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट इन स्टिंग। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अप्लाई एसिडिक सब्सटेंस। तो सबसे कॉमनली विनेगर जो है वो अवेलेबल होता है किचन में। विनेगर इज CH3COOH, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, और उसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो चेक द इंग्रेडिएंट्स, चेक द इंग्रेडिएंट्स। अगर अगर उसके अंदर में बेसिक सब्सटेंस है तो वो ठीक है, वो हो सकता है। अदरवाइज एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता होगा। ये दोनों में से कोई एक कारण होगा। एज अ डेटॉल जैसा या तो यूज कर रहे हो आप, या फिर वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। इसमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। अगर बीज या एंट्स का है तो हम इसमें बेसिक मीडियम लेंगे बिकॉज स्टिंग में एसिड है, और वास्प के स्टिंग में बेसिक इंग्रेडिएंट है तो वहां पे एसिड अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा एसिड होना चाहिए और ऐसा बेस होना चाहिए जो हार्मफुल ना हो स्किन के लिए। ऐसा ही बेस लेंगे या ऐसा ही एसिड यूज करेंगे। कई बार कुछ चीजें ऐसे भी लगा दी जाती है जो कि ठंडक पहुंचाती है, स्किन को कूल कर देती है, उसके लिए भी कई बार यूज किया जाता है। अदरवाइज बाकी किस तरीके से काम करता है जनरल, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे लगेगा, हर जगह नहीं लगता है। हम लोग को तो एप्लीकेशन देखना था। नोट कर लिया हमने। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। सो कुछ प्लांट्स को एसिडिक मीडियम चाहिए, एसिडिक चाहिए सॉइल, कुछ को बेसिक चाहिए। और एसिड रेन क्योंकि होता है उसकी वजह से जनरली एसिडिक हो जाता है ज़मीन। बट कुछ जगहों पे पहले से ही ज़मीन के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जिसको लाइम कहते हैं। तो अगर ज़मीन के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट है और सॉइल के अंदर में कैल्शियम ऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो बेसिक भी हो सकता है सॉइल। तो इस वजह से सॉइल की टेस्टिंग होती है कि एसिडिक है या बेसिक है। अगर ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा, और बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तब भी वहाँ कुछ नहीं उगेगा। स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक होना चाहिए। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लांट उगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पीएच रखना चाहिए। सॉइल विथ आयरन मिनरल्स और with vegetation tend to become acidic. The acidic nature of soil can be minimized
or neutralized by adding slaked lime, that is CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। देन कई जगहों पे मैंने बताया कि सॉइल बेसिक होता है, तो वो उस वजह से होता है बिकॉज सॉइल में लाइम प्रेजेंट होगा, लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लो। सॉइल विथ excess of lime stone, that is CaCO3, is usually alkaline and in order to reduce pH, add some decaying organic matter. So decaying organic matter, that is compost or manure. सो सॉइल की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सॉइल का ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, इसलिए सॉइल को पहले टेस्ट कराते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको हम न्यूट्रल कर देते हैं। इसके आगे लिखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं which indicate whether a solution is acidic, basic or neutral तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इंडिकेट करेंगे दैट वेदर अ सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक, सब्सटेंस सॉल्यूशन whether सो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंडिकेटर होगा लिटमस। लिटमस एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको कहते हैं लिचिन। लिचिन नाम का एक प्लांट है जिससे लिटमस होता है। अब लिटमस दो वैरायटी में अवेलेबल होता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। सो ये यूज करते हैं हम एसिडिक सॉल्यूशन के लिए।
एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और रेड लिटमस फॉर बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस में जैसे बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। Then second indicator is phenolphthalein. Phenolphthalein ये जो सब्सटेंस है ये खुद वीक एसिड होता है। It is colorless in acidic or neutral medium and it turns pink in basic medium. Third one is methyl orange. Methyl orange is a weak base. It is a weak base or orange or yellow in orange or yellow in basic and it turns red in acidic solution. हो गया। Then fourth type of indicator is red cabbage juice. रेड कैबेज जूस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो पर्पल आपको देखने को मिलेगा जब ये न्यूट्रल मीडियम में होगा और बेसिक रीजन में ये ग्रीन हो जाता है
और एसिडिक रीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड या फिर स्लाइटली पिंक कलर में, रेड और पिंक। इसी तरीके से टर्मरिक, टर्मरिक जूस, या आप टर्मरिक को ही देख लो तो हल्दी जो होता है ये एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में वही कलर का रहेगा जो कि है येलो, लेकिन अगर आप बेसिक रीजन में डाल दोगे इसको तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन में। एक कॉमन टेस्ट कर सकते हो, अभी मैंने बताया था सोप जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है वो बेसिक रीजन में होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक रीजन में। तो अगर आप थोड़ा सा हल्दी लो और उसको आप सोप वाटर में डिप करके देखोगे तो ब्राउन कलर दिखाई देगा। अगर उस हल्दी को आप पूरा वॉश कर लेते हो, बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हो, तो वापस से वो येलो कलर में दिखाई देगा आपको। तो बेसिक रीजन में ब्राउन है और एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में येलो दिखाई देगा। सिक्स्थ वन इज अ सब्सटेंस चाइना रोज। नाउ चाइना रोज जो होता है इट इज पिंक इन कलर and it gives green color in basic medium and it is magenta color in acidic medium. तो ये इंडिकेटर सब्सटेंस हैं जिनको पता करने के लिए हम यूज करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरीके से सॉइल जो होता है उसके अंदर में अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है तो कई सारे फूल जो होते हैं उनका कलर जो होता है, एक मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट वो एक फूल होता है जो रेड कलर में या ब्लू कलर में, दो कलर में दिख सकता है। एसिडिक रीजन, अगर एसिडिक सॉइल है अगर, तो रेड कलर का फूल दिखेगा आपको वहां पे, और अगर वो बेसिक रीजन में आ जाएगा तो ब्लू कलर का फूल आपको देखने को मिलता है। सब में नहीं होता ऐसा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज है प्लांट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखो एक। द ऑक्साइड ऑफ मेटल M was water soluble.
when blue litmus was dipped in this solution, it did not change color, predict the nature of the oxide. ओके, सो जो मेटल का ऑक्साइड है, इसको जब आप वाटर ऐड करते हो तो डिसॉल्व हो जा रहा है। तो डिसॉल्व होके क्या बन रहा होगा? ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर, मेटल का है ये, metal oxides on reaction in water will give what? So it will give hydroxide, hydrolysis, right? अब blue litmus अगर रेड में कन्वर्ट होता तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होता, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसका मतलब एसिडिक तो नहीं है, एसिड नहीं है ये। तो एक पॉसिबिलिटी बचती है बेस, न्यूट्रल हो सकता है क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट मीन्स द सॉल्यूशन या द मेटल ऑक्साइड is basic.